Hello friends, welcome to our channel IQTical. We are full of CAT 99 percentile and GATE qualified shrewd individuals whose purpose is to provide quality education and giving students edge over others. Our content starts from basic and go acute, dig deep to reach new heights. Today we had come up with remaining part of number system block which is very important topic of CAT and all other aptitude examinations. तो आज मैं बात करूंगा डिविजिबिलिटी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाए गए हैं जो कि डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाने में सक्षम नहीं हो तो ये हमारा आगे का वीडियो देखो, इसमें मैं डिविजिबिलिटी के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा और ये सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से। ये हम लोग पहले से जानते हैं, अगर कोई नंबर a b से डिविजिबल है तो a by b कोई रिमाइंडर लीव नहीं करेगा। अगर a by b लीव्स रिमाइंडर r तो a को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर। क्यू को कोटेंट बोला जाता है और b को डिविजर और a को डिविडेंट, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो r जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑब्वियसली वो b से कम होगा, जो भी अपना डिविजर है उससे कम होगा। फिर इसमें एक नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आता है। सपोज कीजिए आप a को b से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर r आता है तो कोरस्पॉन्डिंग r माइनस b जो मिलता है वो नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है, रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर को जो है कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए हम लोग रिमाइंडर थोड़े में यूज करते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे प्रीवियसली मैंने एक एलसीएम एचसीएफ का वीडियो बनाया था तो उसको आप रिफर कर सकते हो, उसमें मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का यूज किया था। जैसे सपोज करो ऐसे आप देखो, जैसे 29 को आप 8 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या मिलता है 5। तो नेगेटिव रिमाइंडर आप -3 भी यूज कर सकते हो कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए। ये कहां से मिला 5 माइनस 8। नेगेटिव रिमाइंडर -3 कैसे हुआ? क्योंकि 29 को आप 24 प्लस 5 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो और 32 माइनस 3 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये -3 नेगेटिव रिमाइंडर हो गया, जैसे ये पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता बाय डेफिनेशन, कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ये आप ध्यान रखना। फिर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन जो आते हैं ये डिविजिबिलिटी थ्योरम पे रिलेटेड आते हैं। जैसे ए से ई तक तो प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकली फील करने वाले थ्योरम्स हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। जैसे ए बी से डिविजिबल है तो ए सी भी बी से डिविजिबल होगा, ए बी से डिविजिबल और बी डिविजिबल सी है तो ए बी सी से डिविजिबल होगा, ए बी नेचुरल नंबर है, ए डिविजिबल बाय बी और बी डिविजिबल बाय ए है तो ए बी होगा। एन इज डिविजिबल बाय डी, एम इज डिविजिबल बाय डी तो एम प्लस एन एम माइनस एन भी डिविजिबल बाय डी होगा। ए डिविजिबल बाय बी और सी डिविजिबल बाय डी तो ए सी भी बी डी से डिविजिबल होगा। ये तो इजीली आप लोग जानते हैं, इजी है। ये एक थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर p which divides factorial n is given by this। यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। फैक्टोरियल n क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 into 2 3 into 4 into n minus 1 into n। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले बता चुका मैं, x पॉइंट समथिंग जो भी रहे 1 से 9 तक, x पॉइंट 1 से 9 तक कुछ भी रहे, x पॉइंट 2 रहे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? x। इसका लिस्ट इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर के बीच जो कंफ्यूजन है वो आप लोग दूर कर लीजिए। से 12.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 होगा, लिस्ट इंटीजर 13 होगा। ठीक है, तो ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर के बीच कंफ्यूजन दूर हो गया। फिर ये फैक्टोरियल क्या है ये भी समझ गए। अब हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर p which divides factorial n is exactly given by this formula। तो ये कैसे कोरिलेट कीजिए इसको? जैसे आपसे पूछे 20 फैक्टोरियल को 3x से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, या 20 फैक्टोरियल 3x से 3 to power x से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो ये इस फार्मूला से निकलेगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर 3 which divides 20 फैक्टोरियल exactly is given by 20 by 3, ये 6 हो जाएगा, प्लस 20 by 3 स्क्वायर ये 2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हो, 20 फैक्टोरियल है तो इसमें 3 टर्म कितने बार आएंगे? एक तो इसका जो 3 का फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into डॉट 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 करके 18 into 19 into 20। तो इसमें 3 का टर्म कितनी बार आएगा? जो 3 के फैक्टर हैं 3 6 9 12 15 18
ये जो 3 के फैक्टर हैं, मतलब 6 जो फैक्टर हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे? 20/3 ये हो गया। और फिर इसमें 3 के और कौन कौन से टर्म मिस हो जाएंगे, कहाँ जो 3 स्क्वायर के जो फैक्टर है उसमें भी एक 3 है इंक्लूडेड, 9 में है एक 3, 18 में है एक 3, तो ये कहाँ से मिलेगा? 20/3 स्क्वायर के फैक्टोरियल्स। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे तो जितना 3 का टर्म है इस 20 फैक्टोरियल में आ जाएगा, मतलब 3 टू द पावर x में x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ये मिल जाएगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे रिलेट हुआ है। तो आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ कोई भी प्राइम नंबर दे देगा और पूछेगा कि ये इस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो ये वो पावर क्या होगा, तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है डिविजिबिलिटी रूल से, कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होगा, 4 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होगा। तो 2 4 8 के लिए सिंपल है, और कोई नंबर 2 4 8 के लिए सिंपल है। 2 4 8 के लिए क्या सिंपल है? लास्ट डिजिट जैसे जेड है इसमें, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ये 2 4 8 के लिए होगा। लास्ट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है या लास्ट डिजिट 5 है और 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। फिर 3 और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स जो है 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर कोई नंबर 6 से डिविजिबल तो 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 8 से डिविजिबल है तो बता ही दिया मैंने, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। फिर कोई नंबर, कोई किसी भी नंबर का जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू का अगर वो 11 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट जो है ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स जो है इवन प्लेसेस उनका डिफरेंस जो है 0 हो जाएगा। जैसे 1 to 1 इसमें सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 0 है, 2 1 2 0 है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। फिर 7 11 और 13 से डिविजिबल होने के लिए स्पेशल कंडीशन में बता दें, जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू कोई नंबर है तो एक्स वाई जेड माइनस यू वी डब्ल्यू, अगर ये 7 11 और 13 से डिविजिबल है तो ये एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू भी 7 11 13 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म 34x 5y दैट आर डिविजिबल 36। तो 36 से डिविजिबल मतलब 4 और 9 से डिविजिबल है, 4 और 9 से डिविजिबल है मतलब 4 से डिविजिबल है, मतलब 5y जो है 2 से डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल है, 5y 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब y या तो 2 होगा या तो 6 होगा। यहाँ पुट करके देख लो आप, 1 रखोगे डिविजिबल नहीं है, 2 रखोगे डिविजिबल है, 3 रखोगे नहीं है, 4 नहीं, तो 2 और 6 ही होगा। और y जब 2 होगा, y जब 2 होगा तो फिर 9 से भी डिविजिबल होना है नंबर को, तो 34x 52 9 से डिविजिबल है, इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है इसके 3 + 4 + x + 5 + 2 ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब सिम्प्लस मतलब 14 + x जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसकी 14 + x 9 से कब डिविजिबल होगा? जब x = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y = 2 के करस्पॉन्डिंग था। y = 6 के करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन बनेगा? y = 6 के करस्पॉन्डिंग 3 4 x 5 6 9 से डिविजिबल है, मतलब इनका इनका सम ऑफ डिजिट्स जो है 7 + 5 + 6 18 + x 9 से डिविजिबल है, मतलब x जो है या तो 0 है या तो 9 है। तो y = 6 करस्पॉन्डिंग अपने को दो x मिला, और y = 2 करस्पॉन्डिंग 1 x मिला। तो ऐसे 3 डिजिट अपने को मिले। y = 2 के करस्पॉन्डिंग x = 4 मिला, और y = 6 करस्पॉन्डिंग x = 0 मिला, x = 9 मिला। तो ऐसे 3 डिजिट, ऐसे 3 5 डिजिट नंबर मिले इन द फॉर्म ऑफ 34x 5y जो 36 से डिविजिबल है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है नीचे, आप लोग खुद से सॉल्व करना, नहीं हो तो बताना, मैं बता दूंगा। सो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल है, जैसे क्या है, फाइंड ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 517xy दैट आर डिविजिबल बाय 89। तो इसके लिए क्या करोगे? 517xy 89 से डिविजिबल है, तो मतलब क्या है कि 51700 प्लस xy 89 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 51700 को 89 से आप डिवाइड करना,
तो जो रिमाइंडर मिलेगा तो फिर एक्स वाई प्लस वो रिमाइंडर जो है 89 से डिविजिबल है, ऐसे करके आप एक्स वाई निकाल लोगे। क्योंकि एक्स वाई क्या होगा, एक्स जो है 0 से 9 के बीच होगा और वाई भी जो है 0 से 9 के बीच होगा। तो ये जो रिमाइंडर आएगा तो एक्स वाई प्लस आर 89 से डिविजिबल होना चाहिए, तो फिर एक्स वाई 89 माइनस आर से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे करके आपका ये निकल जाएगा। आप लोग ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताए थे, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर p which divides factorial x। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, x बाई पी प्लस एक्स बाई पी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स बाई पी क्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर p which divides factorial x is given by this formula। तो ये एक क्वेश्चन आया इसी पे, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 which divides 81 फैक्टोरियल। तो कैसे निकाल लेंगे, 81 बाई 7 प्लस 81 बाई 7 स्क्वायर। अब ये 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 12 हो गया। फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट पावर 42। तो ऐसे नंबर्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो 42 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब किसी फैक्टोरियल में 2 इंटू 3 इंटू 7 जितनी बार आएगा तो वही डिविजिबल होगा 1 उस फैक्टोरियल से। तो 122 फैक्टोरियल से 42 डिविजिबल होगा, इसका मतलब 42 का हाईएस्ट पावर डिविजिबल होगा। तो 122 फैक्टोरियल में ये 2 इंटू 3 इंटू 7 कितनी टाइम्स आया, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली किसी फैक्टोरियल में सबसे लिस्ट बार 7 ही आएगा, 2 और 3 जो है उनसे ज्यादा ही बार आएगा। तो ये फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 42 which divides 122 factorial will be equivalent to find the highest power of 7 which divides 122 factorial। इसको आप समझने की कोशिश करो। जैसे कोई फैक्टोरियल है 7, तो इस 7 फैक्टोरियल में 2 के जो है बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, मतलब 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो 2 के टर्म्स 4 में भी आएंगे, 6 में भी आएंगे, 3 के टर्म्स 3 में भी आएंगे, 6 में आएंगे। मतलब 2 के कितने हो गए इसमें, 2 स्क्वायर, और मतलब 2 4 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर के टर्म्स आ जाएंगे। तो कोई फैक्टोरियल जो 7 से बड़ा होगा तो उसमें 7 ही लिस्ट बार आएगा इन कंपेरेटिव टू 2 4 और 3 स्क्वायर। तो 42 में भी 7 ही लिस्ट बार आएगा इन कंपेरेटिव टू 2 और 3। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 which divides 122 फैक्टोरियल। तो ये आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, 122 बाई 7 122 बाई 7 स्क्वायर। 122 बाई 7 कितना हो गया, ये 17 हो गया, 17 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर 17, और ये 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट 2, तो ये 19 हो गया। फिर ऐसे ही 84 का आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 स्क्वायर जो 3 इंटू 7 आएगा। अब इसमें भी देख रहे हो किसी भी फैक्टोरियल में 2 4 और 3 स्क्वायर और 7, यहाँ पे तो 2 स्क्वायर की बात कर रहा है, अगर 2 4 भी रहता तो भी 7 ही लिस्ट बार आता किसी फैक्टोरियल में इन कंपेरेटिव टू 2 4 एंड 3 स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 which divides 342 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, 342 बाई 7, 342 बाई 7 इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 175 which divides 344 फैक्टोरियल। इसमें भी 175 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 5 स्क्वायर इंटू 7 आएगा, 25 इंटू 7 होगा क्योंकि 175, तो 5 स्क्वायर इंटू 7 आएगा। अब इसमें अपने को ये देखना पड़ेगा 344 फैक्टोरियल में 5 स्क्वायर कितनी बार आएगा और 7 कितनी बार आएगा। अब इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो 5 कितनी बार आएगा 344 बाई इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जो भी हो गया। अब 5 स्क्वायर के लिए जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे, इसको आप समझने की कोशिश करो। किसी भी फैक्टोरियल में या किसी भी नंबर में मान लो 5 जो है, 5 मान लो p टाइम्स है, तो 5 स्क्वायर कितनी बार होगा, p बाई 2 टाइम्स होगा। ऑब्वियस है ना।
अगर 5 जो है p टाइम्स है, मतलब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 p बार है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर कितनी बार होगा, 5 इंटू 5 कितनी बार होगा, p बाई 2 टाइम्स होगा, ऑब्वियसली है। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे किसी भी नंबर में, जैसे 100 में 5 कितनी टाइम्स है, 100 में 5 का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 1 है। 5 स्क्वायर 5 है 2, 5 है 2 बार, ठीक है, 5 2 टाइम्स है, तो 5 स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें 344 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा वो निकाल लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 स्क्वायर कितनी बार आएगा ये पता चल जाएगा। अगर 5 क्यू निकालना रहता है तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 क्यू कितनी बार आएगा ये पता चल जाता है। तो इस तरह से 344 फैक्टोरियल 5 स्क्वायर कितनी बार आएगा ये पता चल गया, ठीक है। और फिर 7 कितनी बार आएगा ये पता चल गया, उसमें से जो लिस्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें करोगे तो ये 41 लिस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे निकलता है, कोई भी नंबर है और किसी फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, आप ऐसे निकाल लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर 360 डिवाइड्स 520 फैक्टोरियल, तो ये भी ऐसे ही आप निकलेगा। 360 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो रहा है, क्या है 16 से नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो 2 पावर क्यू लिखो, 8 से हो रहा है, तो 8 के बाद क्या बचा है इसमें, ऐसे इसको देखना है। इसको 2 का सबसे हाईएस्ट फॉर्म से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 16 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 8 से हो रहा है क्या, 8 से हो रहा है, तो 8 से हो रहा है तो 2 क्यू एक फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर। फिर 45 में से क्या निकला, 3 का हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 9 से हो रहा है क्या, हो रहा है, तो 3 स्क्वायर निकला। फिर क्या बचा, 5 बचा, तो 2 क्यू इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 360 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब 2 क्यू 3 स्क्वायर और 5 में जो लिस्ट बार आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसके लिए लिखना 2 कितनी बार आएगा, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 क्यू कितनी बार आएगा ये निकल जाएगा, ठीक है। 3 कितनी बार आएगा, उसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 3 स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसमें 172 बार 2 क्यू आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, और इसमें 128 बार 3 स्क्वायर आएगा और 128 बार 5 आएगा। 5 के लिए तो सिंपली आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, 3 स्क्वायर के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 का फॉर्मूला निकाल के, और 2 के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 क्यू निकालने के लिए। तो इसमें जो सबसे लिस्ट आएगा, इसमें 128 लिस्ट आएगा, तो 128 आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है ये सब ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, जिसमें ये पूछा जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम फैक्टर p which divides any other factorial x। फिर एक ये डिविजिबिलिटी पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है amongst all 4 digit natural numbers divisible by 24 how many have the number 24 in them। तो 24 उस नंबर में मौजूद है, तो 24 4 डिजिट के फॉर्म के नंबर में मौजूद है, मतलब 24 या तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। अब ये तीनों फॉर्म जो है 24 से डिविजिबल भी होने चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ये तीनों केस देख लेते हैं। 24 ए भी 24 से डिविजिबल है, उसका क्या केस होगा, A24 भी 24 से डिविजिबल है, उसका क्या केस होगा, और A भी 24 से डिविजिबल है, उसका क्या केस होगा। तो ये आप चेक करोगे, 24 ए भी 24 से डिविजिबल है, मतलब क्या है 2400 प्लस ए भी 24 से डिविजिबल है, और 2400 तो डिविजिबल है ही 24 से। अब ए भी 24 से डिविजिबल है और 2 डिजिट नंबर है, तो कितना है 2 डिजिट नंबर 24 से डिविजिबल। ऐसे 5 ही केस हो सकते हैं, 00 हो सकता है, 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 72 हो सकता है, 96 हो सकता है। तो ऐसे 5 केसेस में से निकल गए हैं। फिर दूसरा है ए भी 24 टू बी डिविजिबल बाय 24, ए भी 24 को डिविजिबल होने के लिए क्या हो सकता है 100 ए बी प्लस 24 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 100 ए बी प्लस 24 से डिविजिबल होना चाहिए, इसके लिए क्या हो गया, कंडीशन रिड्यूस होके ये ए बी जो है ये 100 ए बी हो गया, तो अब 100 तो 4 से डिविजिबल है, तो ए भी 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ए भी 6 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए कितने कंडीशन हो जाए 12 18 24 से लेके 96 तक जितने भी नंबर होंगे, तो कितने नंबर होंगे ये कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला है, ये लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय जो कॉमन डिफरेंस है उसको +1 कर देते हैं, तो ये
नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाते हैं कितने डिजिट हो गए, 12, 18, 24 से लेके 96 तक। सपोज कि यहाँ 216 तक रहता तो ये भी ऐसे ही पता चलता है, 216 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6+1। तो ये आप करोगे तो ऐसे 15 केसेस होंगे। ठीक है, तो ये दूसरे केस के लिए 15 केसेस निकल के आएंगे। फिर तीसरे केस के लिए 824b टू बी डिविजिबल 824, इसको 824b टू बी डिविजिबल 824। अब इस केस में 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि 24b जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 24b 8 से डिविजिबल होगा तो b या तो 0 होगा या तो 8 होगा, तभी वो 24b 8 से डिविजिबल हो पाएगा। देख लो आप 0 से 9 पुट करके, तो b 0 होगा या 8 होगा। अब b 0 होगा तो 8240 को 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, a प्लस 6 सम ऑफ ऑल डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए कितने कंडीशन निकल के आए, सम ऑफ ऑल नंबर्स टू बी डिविजिबल बाय 3, मतलब a प्लस 6 डिविजिबल बाय 3। इसके लिए क्या हो सकता है, अब a 0 तो हो नहीं सकता है, a 0 होगा तो ये 3 डिजिट हो जाएगा, तो a जो है 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा। ठीक है, तो 8240 टू बी डिविजिबल बाय 3, वी हैव 3 केसेस ओनली। फिर 8248, यहाँ पे b 8 भी तो हो सकता था, तो 8248 टू बी डिविजिबल बाय 3, वी नीड a प्लस 14 टू बी डिविजिबल बाय 3, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स टू बी डिविजिबल बाय 3। तो अब इस केस में a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों केसेस में a 0 नहीं हो सकते हैं। यहाँ तो a 0 भी होता तो 3 से डिविजिबल था ना, लेकिन a अगर 0 हो जाएगा तो ये 3 डिजिट हो जाएगा, तो a 0 नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना था इस केस में। और ये इस तरह से जो है, इस केस में तीन नंबर मिले और इस केस में टोटल 3 नंबर मिले, तो टोटल 6 नंबर मिले तीसरे केस के लिए। तो ऐसे अपने को कितने मिल गए, पहले केस में जो है, पहले केस में 5 नंबर मिले हैं, दूसरे केस में 15 नंबर मिले, तीसरे केस में 6 नंबर मिले। अब इन सब में ये नंबर जो है 2424 दो बार काउंट हो गया, AB 24 के साथ भी हो गया, 24 AB के साथ भी हो गया, तो एक माइनस कर दिया। तो ऐसे टोटल अपने को कितने मिल गए, 25 नंबर्स मिल गए। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें डिविजिबिलिटी का 2-3 कंसेप्ट जो है इसमें इंक्लूड होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये क्लियर हो गया आपको। टोटल कितने नंबर मिल गए ऐसे केस में, 25 नंबर्स मिल गए। फिर हम लोगों को कोई नंबर दे दिया जाता है, पूछा जाता है कुछ नंबर के कितने फैक्टर हैं, कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, उस नंबर के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और उन सबका सम क्या है, वो कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए उस नंबर को, जैसे यहाँ पे मैंने एक 2450 एक नंबर लिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, प्राइम नंबर के पावर के फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, किसी नंबर को प्राइम नंबर के पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। प्राइम नंबर के पावर के फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर, जैसे 2450 के क्या को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो ये प्राइम नंबर्स के पावर्स के रूप में इसको आपने रिप्रेजेंट किया, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाया। तो किसी भी नंबर को पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसी से हमको सम ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे। जैसे 20 एक इसका फैक्टर, 21 एक इसका फैक्टर, फिर 21 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 को 52 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये जो इसमें जितने भी टर्म्स होंगे, इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें जितने भी टर्म्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 टर्म्स होंगे। ऑब्वियसली देख रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंग 9 टर्म होंगे, 3 इंटू 3 9, इसके करस्पॉन्डिंग 3 इंटू 3 9 टर्म्स होंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 टर्म्स होंगे, टोटल 18 टर्म्स होंगे। तो ये 18 फैक्टर्स हो जाएगा इसका, इस नंबर का। और इन सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है 18 फैक्टर्स, उनका सम क्या हो जाएगा, इस ऐसे ये इस फॉर्म में निकल जाएगा, 2 to 0 plus 1 2 to 1 into 5 0 plus 5 1 plus 5 2 plus 7 plus 7 2। तो सम ऑफ फैक्टर्स ही हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ही हो जाएगा। किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने भी पावर उसमें एक आप प्लस कर देना,
जैसे 2 to the power 1 है तो 1 प्लस करो, 5/2 है तो 1 प्लस करो 3 होगा, और उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। सम के लिए क्या करना, उसको इस फॉर्म ब्रैकेट में लिखना, 2 to the power 0 प्लस जितने भी प्राइम नंबर हैं उसके जितने मैक्सिमम पावर हैं उनको 0 से स्टार्ट करके उन मैक्सिमम पावर तक रेज करके उनको इस टाइप से लिखना, मल्टीप्लाई करना, तो ये सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से सम एंड नंबर ऑफ किसी फैक्टर का हम लोग निकालते हैं। किसी भी नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट किया और ये आ रहा है 2p 3q 7r 5w, ये आ रहा है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू w+1, मतलब पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। और फिर ये जितने भी पावर हैं, जैसे 2p है तो 20 प्लस 21 प्लस 2p तक जाएगा, इंटू ऐसे ही 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस करके 3q तक जाएगा, ऐसे ही इंटू 7 to the power 0 प्लस 7 to the power 1 ऐसे करके 7r तक जाएगा। ऐसे ही 5 का भी मान लीजिए कोई है, 50 प्लस 51 प्लस 5w तक जाएगा, जो भी है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर n के सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। तो ये मैंने बताया कि सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के जनरलाइज मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। अब इसमें कंडीशन कुछ दे देते हैं, जैसे सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स क्या होंगे, तो इवन फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे इसमें से 2 to the power 1 वाला जो टर्म है हट जाएगा, 2 to the power 0 वाला जितने भी फैक्टर होगा वो इसका इवन फैक्टर, ये 2 to the power 0 वाला जितने भी फैक्टर होगा वो इसका ऑड फैक्टर हो जाएगा, 2 to the power 1 वाला जितना फैक्टर होगा इवन फैक्टर हो जाएगा। 2 to the power 1 वाला फैक्टर लिया अपन ने तो सम ऑफ फैक्टर निकल गया, और नंबर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अब ये जो 2 था पहले तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही ऑड फैक्टर के लिए 2 to the power 0 वाला फैक्टर लिया अपन ने, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 हो जाएंगे। सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल है 5 के लिए, तो 5 के लिए ऑब्वियसली 5 रहना चाहिए, 50 वाला टर्म हट जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स 50 वाला टर्म हटा दो अब इसमें से, तो वो सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल 5 निकल गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल 5 कितने हो जाएंगे, अब इसमें से एक टर्म हट गया तो 2 into 2 into 3 हो गया। फिर सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल 35, मतलब डिविजिबल 5 into 7, तो 5 और 7 का टर्म रहना ही चाहिए, मतलब 7 to the power 0 हट जाएगा, 5 to the power 0 हट जाएगा, तो जो भी बचेगा क्या बचेगा, मतलब 5 और 7 रहना चाहिए ना, तो 5 और 0 का 5 0 हट जाएगा, 7 0 हट जाएगा, क्योंकि ये रहेगा तो 5 7 का टर्म नहीं रहेगा। इसके जो भी 5 0 और 7 0 करस्पॉन्डिंग जो भी फैक्टर होंगे तो वो डिविजिबल नहीं होंगे 35 से, तो इसीलिए उसको एक्सक्लूड किया, तो वो अपने को मिल गया सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल 35। तो ये कितने होंगे, ये हो गया, और इसके फैक्टर कितने होंगे 2 into 2 into 2, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशनल जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकाल लोगे। जैसे सम ऑल फैक्टर्स 245, तो 245 मतलब क्या हो गया, 245 को आप फैक्टराइज करो, बोले 245 मतलब हुआ क्या, 5 into 49, तो 5 into 7 स्क्वायर। अब 5 into 7 स्क्वायर का टर्म रहना ही चाहिए, 5 into 7 स्क्वायर का टर्म, तो 5 0 का टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा, और 7 0 और 7 1 का टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा, जैसे इसमें एक्सक्लूड करे, तो ये निकल गया आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिविजिबल बाय 245, और नंबर के लिए 2 into 2 into 1, तो ये 4 हो गया आंसर। तो इस तरह से कुछ कंडीशन अगर आपको इम्पोज कर देगा तो आप उसको उसमें से वो चीज एक्सक्लूड कर देना जो पूछ रहा है, और आपका कंडीशन और सम और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी पूछे वो आप निकाल देना, बता देना। जैसे एक और आप 7200 का जो है आप ऐसे करना, तो दूसरा एग्जांपल खुद से आप ट्राई करना इसको, ये हो जाएगा, ये काफी इजी है, स्क्रीनशॉट लेके आप खुद समझने की कोशिश करो इसको। फिर एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ जीरोस पूछता है किसी भी एक्सप्रेशन में क्या है। तो नंबर ऑफ जीरोस किसी भी एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली जितने 5 और 2 के पेयर होंगे वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो 5 और 2 के पेयर कितने होंगे, फैक्टोरियल में कितने होंगे, तो फैक्टोरियल में 5 और 2 ऑब्वियसली वही, फिर वही बात आएगी कि नंबर ऑफ 2 जो है हमेशा नंबर ऑफ 5 से ज्यादा ही होंगे किसी फैक्टोरियल में। तो ये नंबर ऑफ जीरोस इन एनी फैक्टोरियल एक्स रिड्यूस होके हो गया नंबर ऑफ 5 कंटेन्ड इन दैट फैक्टोरियल, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच
x फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5 टू पावर n। अब x फैक्टोरियल डिविजिबल 5 टू n को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, x फैक्टोरियल mod 5n इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इस फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा highest power of prime number p which is contained in factorial x, highest power of prime number 5 which is contained in factorial x। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस किसी फैक्टोरियल में निकालने के लिए। अब जैसे इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 157 is factorial divided by 10 to power n। तो यही हो गया कि इसमें कितने जीरोस होंगे या कितने 5 होंगे, तो इस फॉर्मूले से निकल गया। ये हो गया ना 157 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10n में n मैक्स क्या है, या 157 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, या 157 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, या 157 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे, 5x से डिवाइड करेंगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन एक ही हो गए हैं, तो ये आप ऐसे निकाल लोगे। आप 157 बाय 5 प्लस 157 बाय 5 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे निकाल लोगे, 38 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 157 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल 12 टू पावर n। ठीक है, 12 को आप फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ऑब्वियसली 2 स्क्वायर इंटू 3 में अब 2 कितनी बार आएगा और 3 कितनी बार आएगा, ये देखोगे। 2 जितनी बार आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 स्क्वायर कितनी बार आएगा ये पता चल जाएगा। तो जो लिस्ट होगा तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 75 आंसर हो जाएगा ये वाला है। फिर नेक्स्ट है find the maximum value of n such that 157 factorial is perfectly divisible by 18 to the power n। 18 के लिए 2 into 3 पावर स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें ये देखना है 2 लिस्ट होगा कि 3 टू पावर स्क्वायर लिस्ट होगा, तो ये जो भी लिस्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। 3 स्क्वायर के लिए 3 कितनी बार आ गया निकालना इस फॉर्मूले से, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 स्क्वायर निकल जाएगा। 3 क्यों निकालना रहता, 3 से डिवाइड कर देते। 3 पावर 4 निकालना रहता तो 4 से डिवाइड कर देते। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2520 टू पावर n। अब 2520 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये आपको 2 पावर q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब मैंने ये पहले ही बता चुका, कोई फैक्टोरियल है 7 फैक्टोरियल से ज्यादा जो भी है, तो उसमें 2 टू पावर q, 3 टू पावर स्क्वायर, 5, ये सब 7 से ज्यादा बार ही आएगा जो भी आएगा। क्यों, क्योंकि 7 फैक्टोरियल ही देख लो आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इसमें 2 यहाँ है, फिर 2 स्क्वायर यहाँ है, फिर एक 2 यहाँ है, तो 2 पावर 4 हो गया। फिर 3 का या 3 6 में भी है, 3 पावर स्क्वायर हो गया। तो 7 फैक्टोरियल में एक 2 पावर 4 है, एक 2 पावर 3 स्क्वायर है, पहले से मौजूद है, 5 है, 7 है, तो 7 ही लिस्ट है। तो इसमें भी ये कन्वर्ट हो गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 7 टू द पावर n। ये निकाल लोगे, जो भी आंसर होगा वही आंसर आ जाएगा। फिर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 12600 टू द पावर n। अब 12600 को भी 2q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो अब 2q 3 स्क्वायर और 7 में तो 7 ही बार आएगा, 7 ही लिस्ट बार आएगा, लेकिन 7 और 5 स्क्वायर में कौन लिस्ट बार आएगा ये अपने को देखना पड़ेगा। तो जो लिस्ट बार आएगा पहले 5 का निकाल लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 स्क्वायर निकल जाएगा। फिर 7 को निकाल लेंगे, जो भी लिस्ट बार आएगा, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ 5 स्क्वायर इन 50 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल, वही आंसर आ जाएगा। 5 स्क्वायर इसमें लिस्ट बार आएगा, क्योंकि देखो आप 50 बाई 5 करोगे तो 10 आएगा, 10 बाई 5 2 हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका, और 50 स्क्वायर 6 हो जाएगा। 50 फैक्टोरियल में 5 जो है 12 बार आ रहा है, 5 स्क्वायर 6 बार आ रहा है, और 7 जो है 50 बाई 7 करोगे तो 7 8 बार आ रहा है, तो 6 हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि 5 स्क्वायर 6 बार आ रहा है। किसी भी फैक्टोरियल में कोई फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल है, उसमें अगर आप निकाल रहे हो कि p कितनी बार आ रहा है, p मान लो सपोज करो 10 बार आ रहा है, तो p स्क्वायर 5 बार आएगा,
पी क्यू 3 बार आएगा, मतलब वो डिवाइड होते जाएगा। P4 जो है 2 बार आएगा, 10/4 कर देंगे उसको, 2 बार आएगा। P स्क्वायर 10/2 किया 5 हुआ, पी क्यू के लिए 10/3 किया 3 हुआ। मतलब ये जो है आप थोड़ा ध्यान रखना, किसी फैक्टोरियल में उसका कितना पावर कितनी बार आएगा वो उसको उतने से डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n such that 77 फैक्टोरियल परफेक्टली डिविजिबल बाय 720 और n। अब 720 को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब किसी इसमें 2 4 कितनी बार आएगा, 3 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, ये निकाल लेना, जो लिस्ट बार आएगा वही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर दे दिया है रैंडम और वो पूछ रहा है परफेक्टली डिविजिबल बाय n से क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आप खुद से करना, 42 बार n से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 7 into 2 into 3 का सेट होना चाहिए। 7 into 2 into 3 इसमें कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस बुक से उठाया है, ये सारे को स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं समझा रहा हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से वो बुक रेफर कर सकते हो। तो इसका आंसर भी है, आप खुद से ट्राई करना, काफी इजी है। ये नीचे आंसर की भी दिया गया है। ऐसे ही इसमें ये नंबर दिया गया है, इसमें ये पूछ रहा है 32 बाय n से डिविजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें 32 बाय n से डिविजिबिलिटी के लिए ऑब्वियसली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 into 3 into 5 हो जाएगा 30 का स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो इसमें लिस्ट बार आएगा वही आंसर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। फिर ये फाइंड द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। कंसेक्यूटिव जीरोस मतलब उसमें कितने जीरो आ रहे हैं, उसमें कितने 5 आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होके 72 फैक्टर में कितने 5 आ रहे हैं ये देखना है। अच्छा, ये निकालने का एक और आपको ये पिक्टोरियल सिंपल तरीका है, मैं बता रहा हूँ। जैसे 72 फैक्टर में निकालना है कितने बार 5 आएंगे, तो 5 ऐसे लिख लो आप जैसे एलसीएम निकालते हो। फिर 5 पिक्टोरियल तरीका है, कर वही रहे हैं जो अपन फार्मूले में करते हैं। तो ये 14 + 2 16 हो जाएगा, ऐसे जोड़ लो, 5 into 14 17, 5 into 10 और 14 + 2 16, तो ये 16 आंसर हो जाएगा। किया हम लोगों ने वही 72/5 + 72/5 स्क्वायर, ठीक है, यही किया। लेकिन ये इसको विक्टोरियल फॉर्म में इजी हो जाता है, ये ऐसे लिखने की जरूरत पड़ा है, ऐसे कर लो आप इजीली। तो कोई भी नंबर, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 फैक्टोरियल into 42 फैक्टोरियल, तो इसमें निकालेंगे कितने जीरो आ रहे हैं, इसमें निकालेंगे कितने जीरो आ रहे हैं, और दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरो पर पता चल जाएगा। तो 77 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म इसको लिखो, 5 5 2 7 5, रिमाइंडर से कोई मतलब ही नहीं है। 18 हो गया ये 77 के लिए, 42 के लिए क्या हो गया 80 है, 8 18 18 5 15 दिया 18 और 42 26 40। अच्छा, यहाँ पे 5 में 5 अच्छा, हाँ, तो 8 1 9 हो गया ना, तो 18 और 9 27 हो गए टोटल। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, जो इसमें आपको कंफर्ट फील हो वैसे निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये एक शॉर्टकट कहीं कहीं शॉर्टकट मेथड किसी किसी को लगता है, तो इसलिए हम बता दिए। फिर नेक्स्ट है इसमें नंबर ऑफ जीरोस 12 क्वेश्चन, 100 फैक्टोरियल + 200 फैक्टोरियल में। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें जितना कम नंबर है, 100 कम है इसमें, तो इसका निकाल लो, जो भी इसका आएगा 100 फैक्टोरियल में कितने 5 हो जाएंगे, 100 24, तो ये 24 हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 10 प्लस, जैसे 10 + 1000 करोगे तो ये 10 का जो 10 डिजिट से तो जीरो खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो 10 में जितने जीरो होंगे वही हो जाएंगे आंसर। तो इसीलिए इसमें कम नंबर में जितने जीरो होंगे, 100 में जितने जीरो होंगे वही आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा आंसर।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम नंबर दे दिया गया, इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो इसमें आप पेयर ऑफ 2s एंड 5 निकाल लो, कितने हैं, पेयर ऑफ नंबर ऑफ 2s एंड 5 निकाल लो, जितने जो लिस्ट होगा वही नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। और फिर इसके इसमें 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसमें यहाँ तक तो कोई होगा ही नहीं, जीरो। अब यहाँ से जीरो स्टार्ट होना शुरू होगा, 5 फैक्टोरियल में 1 0, 5 by 5 1 0, 6 फैक्टोरियल में 1 0, ऐसे ही आपको सम कर लेना, 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तक कितने जीरो होंगे, 1 0 होंगे। ठीक है, 10 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल तक, 10 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल तक कितने जीरो होंगे, 2 जीरोस होंगे। फिर 15 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल तक कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। फिर 20 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल तक कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। फिर 25 फैक्टोरियल से 29 फैक्टोरियल तक कितने जीरो होंगे, अब 25 फैक्टोरियल से ये 6 हो गए, ये 6 जीरो होंगे। फिर 30 फैक्टोरियल से 34 तक कितने होंगे, 30 फैक्टोरियल 34 तक कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। फिर 35 फैक्टोरियल से 40 फैक्टोरियल तक कितने होंगे, 35 से 40 तक 8 हो जाएंगे, 35 से 39 तक। फिर 40 से ऐसे आप निकालो कितने जीरो होंगे, सबको जोड़ देना तो वो आंसर हो जाए। फिर 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में ये बताइए दिया 100 निकालना 200 निकालना तो सम कर देना। तो इस तरह से किसी भी नंबर में कितने जीरो होंगे एट द एंड ये निकाल लोगे। कोई भी प्राइम नंबर p किसी फैक्टोरियल x से डिविजिबल है तो उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ p विच इज कंटेन इन फैक्टोरियल x, ये निकाल लोगे। तो इस तरह से ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैंने x फैक्टोरियल इज कंप्लीट डिविजिबल है 1151 11 to the power 51 but not by 11 to the power 52, तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट सच नंबर x। तो ये जैसे ही आपके पास आए x फैक्टोरियल इज कंप्लीट डिविजिबल है 11 to the power 51, तो ऐसे ही अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये कुछ 11 into 51 के आसपास के रेंज में होगा। अब 11 into 51 तो एग्जैक्टली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 11 into 51 का कितने 11 into 51 अगर x है, ठीक है, तो ये 11 to the power y निकालना है अपने को, तो y मैक्स कितना हो जाएगा, ये 51 होगा प्लस 51 by 11 होगा, मतलब ये 55 के आसपास हो जाएगा। अब इसे 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 11 into 47 के, अब इसको करोगे तो 11 into 47 को 11 से डिवाइड करोगे तो 47 आएगा, फिर उसको करोगे 47 को 11 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो हाँ ये 51 आ रहा है। ठीक है, तो 11 into 47 प्लस m जो है, m जहां पे 11 से छोटा होगा, रिमाइंडर हो सकता है कुछ भी, तो ये नंबर अगर है अपने पास तो ये 1151 इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब इसे पूछ रहा है लार्जेस्ट x क्या, तो लार्जेस्ट x क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट रिमाइंडर क्या है 10, तो लार्जेस्ट x हो जाएगा 11 to 57 प्लस 10 मतलब 27। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, ये नंबर नहीं पूछ रहा है, इनका सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, यहीं पे आके रुक मत जाना, आप सम निकालना, तो 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगर ये 528 रहता या 11 into 48 रहता तो वो क्या हो जाता, 42 से 52 से डिविजिबल हो जाता है। इसका नेक्स्ट नंबर जो 528 अगर है या 11 into 48 है तो वो 52 से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन ये 527 जो है 1151 से डिविजिबल है, 1152 से नहीं डिविजिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए अपने दिमाग में तो x फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय जैसे 11 पावर 51 है, तो जो भी आंसर होगा 11 into 51 के रेंज में होगा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा 51 by 11 प्लस माइनस करके देख लेना आप। जैसे सपोज कीजिए ये पूछा आपसे
इसका कोई जनरलाइज्ड फार्मूला है नहीं, आपको थोड़ा सा इसमें हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। जैसे ये आप थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा इसमें, जैसे x फैक्टोरियल कंप्लीट डिविजिबल बाय एलिमेंट पावर 121 है, तो फाइंड रेंज ऑफ x। तो एलिमेंट पावर 121 बोल रहा है, इसका मतलब है 11 इंटू 121 के आसपास होगा। अब 11 इंटू 121 ही देख लेते हैं। 11 इंटू 121 को 11 इंटू 121 जो है किससे कम डिविजिबल होगा, 11 की किस पावर से डिविजिबल होगा ये देखते हैं। तो 11 इंटू 121 जो है 11 की किस पावर से डिविजिबल होगा, 121 प्लस 121 बाई 11। तो अब तो ये 11 आ रहा है, मतलब ये 11 इंटू 21 11 इंटू 132 से डिविजिबल होगा। 11 इंटू 121 जो है 11 टू द पावर 132 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये 121 तो आएगा, प्लस 121 को 11 से फिर से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, तो 132 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 121 के आसपास का ही नंबर है, ये पता है अपने को। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको करोगे, 10 घटाओगे इसमें से, तो 11 इंटू 110 करके देखते हैं। 11 इंटू 110 करके देखेंगे तो पहला नंबर तो 110 मिलेगा, फिर 110 को 11 से आप डिवाइड करोगे तो 120 मिल जाएगा। तो 11 इंटू 110 जो है 11 टू द पावर 120 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। अब इसमें एक अब एक्स्ट्रा कर लो, 11 इंटू 111 करेंगे, इसको करके देखो। तो 11 इंटू 111 करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो 111 यहाँ से मिलेगा, फिर 111 को 11 से डिवाइड करोगे तो 10 वहां से मिल जाएगा, तो 111 10 121 मिल गया। तो ये जो है ना 11 इंटू 111 प्लस 1 के रेंज में होगा x। तो ये मतलब थोड़ा सा आपको हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल में भी आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कैसे आप किस रेंज के आसपास देखना। जैसे 1151 11 पावर 51 है, ठीक है, तो 51 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। तो 11 इंटू 51 माइनस 4 मतलब 11 इंटू 47 48 के आसपास आप ट्राई करोगे तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा जो डिजायर्ड नंबर है। इसमें भी 121 है तो 121, इसमें भी आपका 11 पावर 121 है तो 121 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो 121 को 11 सब्ट्रैक्ट करो तो 110 111 के आसपास आपको देखना, तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करने का तरीका मैंने बता दिया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे आप उसको स्ट्राइक करोगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर है MNP जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और उसका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब MNP तीनों डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद की कंडीशन दो दी तो क्या होगा कुछ। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर MNP परफेक्ट स्क्वायर है एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे कितने नंबर ये देखने पड़ेंगे अपने को। 3 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहां से शुरू होता है, 10 स्क्वायर से शुरू होता है। मिनिमम 3 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 10 स्क्वायर शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। मिनिमम 3 डिजिट नंबर ही 100 से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ही 11 स्क्वायर, ऐसे ही करते करते ये सारे जो होंगे वही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ऐसे करते करते आप 999 से नीचे मतलब 33 इंटू 33 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये मतलब आप अप्रॉक्स देख लेना। 33 ये 10 मतलब 32 के आसपास जो है 32 स्क्वायर तक। थर्टी टू भी जा रहा है 4 डिजिट में, तो 31 स्क्वायर तक, 10 स्क्वायर से लेके 31 स्क्वायर तक ही है 3 डिजिट नंबर पर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ऐसे 3 डिजिट नंबर MNP जो परफेक्ट स्क्वायर है वो अपने पास 10 स्क्वायर से 31 स्क्वायर, ऐसे कितने नंबर हो गए, ऐसे मतलब 22 नंबर अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर अवेलेबल है। ठीक है, 10 से 31 हो जाएगा आपका 22 नंबर। ठीक है,
अब नेक्स्ट है एंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इट हैज इट आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर और एमएनपी डिस्टिंक्ट है। अब दो कंडीशन है, एमएनपी डिस्टिंक्ट है तो एमएनपी डिस्टिंक्ट है तो 10 स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 10 स्क्वायर 100 है, तो एनपी दोनों सेम हो गए, यही कट गया। 11 स्क्वायर भी नहीं होगा, 11 स्क्वायर क्यों नहीं होगा, यो भी 1 2 1 ये यही कट गया। और प्राइम फैक्टर के जितने भी स्क्वायर होंगे जैसे 11 स्क्वायर हो गए, 17 स्क्वायर हो गए, 19 स्क्वायर हो गए, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर तो जैसे कोई भी प्राइम स्क्वायर है पी स्क्वायर है, कोई प्राइम नंबर पी है और पी स्क्वायर एक नंबर है, तो उसके कितने फैक्टर होंगे, ऑब्वियसली 3 ही फैक्टर होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 4 रहता तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी हैं उसके वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्राइम नंबर के स्क्वायर जो भी है इसमें से जो जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर है वो यहीं से कट गए, क्यों, क्योंकि हर एक प्राइम नंबर के जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 होंगे और 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो वो कट गए यहाँ से। तो और फिर एमएनपी डिस्टिंक्ट है उसमें बहुत सारे कट जाएंगे, तो ऐसे आप देखोगे तो आपको दो ही नंबर मिलेगा 196 और 256। 196 क्या है 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर और 256 क्या है 2 द्वार 8, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 9 और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है 9 और 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे दो ही नंबर मिलेंगे आपको 10 स्क्वायर से लेके 31 स्क्वायर तक जो कि परफेक्ट, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं अपने पास दोनों के, इसके भी 9 है इसके भी 9 है, तो 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 3 digit number MNP is perfect square and number of factors it has also perfect square. We have only two numbers, we have only two such numbers, ठीक है, in which M and P and are also distinct। देख रहे हो आप इसमें 196 तीनों अलग अलग नंबर, 256 तीनों अलग नंबर है, तो ऐसे दो ही नंबर है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर m plus n plus p भी परफेक्ट स्क्वायर है तो व्हाट इज नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 6 digit नंबर MNP MNP। अब MNP m plus n plus p, m plus n plus p इसमें 13 है तो 13 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये ही कट गया। अब इसमें m plus n plus p ये हो गया 196 हो गया ये अपना जो है। अब 196 मिल गया नंबर, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196। 196 का फैक्टर्स निकालना ये बड़ा इजी काम है। ये 196 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसके टोटल 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 48 फैक्टर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फोर्थ पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर MNP इज नॉट डिविजिबल बाय 5। फोर्थ पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट तो 5 इंटू 2 इंटू 4, ये तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट तो 5 से डिविजिबल होगा ही, इसका कोई सा भी पावर हो 5 से डिविजिबल होगा ही, तो इसे बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाय 5, तो फिर 256 यहाँ से कट गया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 90 MNP फिर 196 ही बच गया, तो 196 का कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आप इसको ऐसे लिख पाओगे, जिसको 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 36 फैक्टर हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ऐसे दो ही नंबर होंगे और दो नंबर में ही फिर स्पेशल कंडीशन लगा के एक नंबर जो है रूल आउट हो जाएगा, तो एक ही नंबर बचेगा, एक ही नंबर कितने फैक्टर होंगे वो निकालना काफी इजी टास्क हो जाएगा। आप एक नजर में देखोगे तो इसमें आपको लगेगा कि डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन आप फिर उसको डिटेल में जाओगे तो यू कैन डिटरमाइन व्हाट इज द डिजायर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन है, n नंबर है सच दैट 2n has 28 फैक्टर्स एंड 3n has 30 फैक्टर, तो 6n के कितने फैक्टर होंगे। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप पहले से विजुअलाइज नहीं किए हो तो और एग्जाम पूछ दिया अचानक से तो आपको काफी अनइजी फील होगा, अनकंफर्ट फील होगा, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि n एक नंबर है, 2n has 28 फैक्टर्स, अपने पास n कोई नंबर है तो अगर उसका वो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अपने पास रिप्रेजेंटेशन रहता है तो इजी हो जाता है। तो हम लोग विजुलाइज करते हैं कि n इक्वल टू 2 बार p 3 बार q है, तो अपने को इजी पड़ जाता है, उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो रहा है, तो n इक्वल टू 2 बार p 3 बार q। कुछ और भी ले सकते थे,
लेकिन यहाँ पे 2 टू पावर p 3 टू पावर q, यहाँ पे 2n की बात कर रहा है तो इसीलिए लिया। कुछ भी ले सकते थे आप, 17 टू पावर p या 19 टू पावर q भी ले सकते थे। यहाँ पे 2 पावर p 3 टू पावर q लिया, ठीक है। तो 2n को बता रहा है 28 फैक्टर 3n, 2n क्या हो जाएगा 2 टू पावर p प्लस 1 3 टू पावर q, 3n क्या हो जाएगा 2 टू पावर p 3 टू पावर q प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे p प्लस 2 q प्लस 1, 3n के कितने फैक्टर हो जाएंगे p प्लस 1 q प्लस 2, ठीक है। अब 28 बोल रहा है तो इसको आप 28 को 4 इंटू 7 भी लिख सकते हो, 28 इंटू 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 14 भी लिख सकते हो, 30 को 5 इंटू 6 भी लिख सकते हो, 30 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 15 इंटू 2 भी लिख सकते हो। थोड़ा सा इसमें आप हीट एंड ट्रायल लगाओगे तो थोड़ा सा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। P जो है 5 होगा, Q इक्वल टू 3 होगा, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों को मैच करोगे तो P 5 हो जाएगा, Q 3 हो जाएगा। तो n के कितने फैक्टर हो जाएंगे 6 इंटू 4, n के फैक्टर हो जाएंगे 24। अब 6n के पूछ रहा है, मतलब 2 इंटू 3 और ऐड कर दिया, मतलब p प्लस 1 q प्लस 1 ऐड हो गया, और 6n मतलब क्या हो गया 2 टू पावर p प्लस 1 q प्लस 1, मतलब p प्लस 2 इंटू q प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा, p प्लस 2 इंटू q 7 इंटू 5 फैक्टर हो गया 35। तो ये विजुअलाइज कर लिया अपन ने 2 टू पावर p 3 टू पावर q, तो इजीली फैक्टर तक पहुंच गए कितने होंगे। अब इसी में n अगर यहाँ पे 2 और 3 प्राइम नंबर के जगह पे 17 और 19 अगर रहता, ठीक है, 17 और 19n रहता, तो हम विजुअलाइज करते n इक्वल टू 17p और 19q, ठीक है। फिर 17n के कितने फैक्टर हो जाते हैं 17p प्लस 1 19q, 19n के कितने फैक्टर हो जाते हैं 17p और 19q प्लस 1, ठीक है। आंसर में कोई चेंज होता क्या, नहीं होता, क्योंकि p प्लस 1 और क्योंकि इसके फैक्टर फिर जो है इसके फैक्टर p प्लस 2 q प्लस 1, इसके फैक्टर p प्लस 1 q प्लस 2, आप हीट एंड ट्रायल लगाते तो फिर p और 5 इक्वल टू 5 और इक्वल टू 3 ही आता, फिर n के जो फैक्टर्स 24 ही आते, ठीक है। फिर 6n की बात आती तो 6n के फैक्टर कितने हो जाते फिर 24 इंटू 4, कब, जब n इक्वल टू 17p इंटू 19q है, ठीक है। अब यहाँ पे 6n के जगह पे पूछता कि 17 इंटू 19n का कितना फैक्टर है, तो उसमें भी फिर आंसर में कोई चेंज नहीं रहता, 35 ही रहता। मतलब ये विजुअलाइज करके आप देखो तो ये आपको तो क्वेश्चन का दूसरा वैल्यू भी दिखेगा। ये क्वेश्चन की जगह पे अगर कुछ टिपिकल क्वेश्चन रहेगा तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल n आर देयर व्हिच यूनिट डिजिट इज 5। तो यूनिट डिजिट इज 5, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, तो फैक्टर्स कितने होंगे ये अपने को निकालना है। तो फैक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी है, तो 19 फैक्टोरियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। तो 19 फैक्टोरियल का हर एक नंबर को आप फिर प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करो, जैसे 2 2 3 तो ठीक है 2 इंटू 3, 19 फैक्टोरियल कितना 2 इंटू 3, फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 को लिखोगे, फिर 5 को तो प्राइम फैक्टर को दिखाना, फिर 6 को 2 इंटू 3 लिखोगे, फिर 7 प्राइम फैक्टर को, फिर 8 को 2 बार 3 लिखोगे, 9 को 3 बार स्क्वायर, फिर 10 को 2 इंटू 5 लिखोगे, फिर 11 को दिक्कत नहीं, फिर 12 को 2 टू स्क्वायर इंटू 3 लिखोगे। फिर ऐसे करोगे तो आप इस तरह से ये इस फॉर्म में लिख पाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको 19 फैक्टोरियल को। अब नंबर्स ऑफ फैक्टर हु एंड विथ यूनिट डिजिट 5 ये निकालना है। तो यूनिट डिजिट 5 पे जो एंड करेंगे फैक्टर वो निकालना है। तो एंड विथ 5 के लिए क्या कौन कौन से कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑब्वियसली कोई भी इवन नंबर को जो जब आप 5 की किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो वो सारे इवन नंबर को आप यहां से एक्सक्लूड करोगे, तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा पार्ट बच जाएगा 2 टू पावर 0 वाला पार्ट बच जाएगा, एक फैक्टर इसमें से 17 फैक्टर में से फिर सिर्फ एक फैक्टर बचेगा। फिर यूनिट डिजिट 5 पे एंड हो रहा है तो 5 टू पावर 0 का फैक्टर यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो अपने पास कितने फैक्टर बच जाएंगे ऐसे, फिर इसमें से एक फैक्टर बच जाएगा, इसमें से 9, इसमें से 3, तो ये टोटल 1 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे करोगे तो 1296। इसमें एक्सक्लूड क्या करना है,
ये अपने को ध्यान रखना है। कोई भी कंडीशन देता है ऐसा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर देयर सब्जेक्टेड टू एनी कंडीशन, इसमें क्या एक्सक्लूड करना है। जैसे इसमें पूछता कि जैसे हम लोगों ने पुराने क्वेश्चन देखा था कि ऑड फैक्टर्स को एक्सक्लूड करने हैं, तो जो है 2 टू पावर 0 वाला फैक्टर एक्सक्लूड कर दिया। इवन नंबर को इंक्लूड करना है तो 2 टू पावर 1 या 2 टू पावर x, जहाँ पे x 0 नहीं है तो उसके सारे नंबर सब हम लोग ले लिए, 2 टू पावर 0 एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो इवन नंबर इंटू 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट, तो ये एक्सक्लूड करेंगे, प्लस 5 टू पावर 0 का पार्ट एक्सक्लूड करेंगे, तो ये टोटल 1296 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है n इक्वल टू 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, व्हाट इज द डिजिट ऑफ n ड्रॉ n। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 फैक्टोरियल से करो 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें 5 फैक्टोरियल के बाद वाले जितने भी फैक्टोरियल हैं वो इंड विद 0 होंगे, विल इंड इन 0। आप देखोगे 5 फैक्टोरियल 1 2 0, फिर 6 फैक्टोरियल में भी 0, तो यूनिट डिजिट से कंसर्न है, मतलब यहां तक कंसर्न है। तो यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, इसका भी यूनिट डिजिट जो है रहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आ रहा है 1 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 24, ये माइनस 19 आ रहा है। अब माइनस 19 आ रहा है तो ये माइनस 19 प्लस 100 जो भी होगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो भी होगा, या लास्ट में आप 1000 भी मान लो, तो यूनिट डिजिट जो भी होगा तो 1 ही होगा n का। तो n का यूनिट डिजिट 1 हो गया, तो n टू द्वारा n का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि मैंने एक यूनिट डिजिट से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया, वो आप देखना। क्योंकि 0 1 6 5 अगर किसी नंबर के अंत में x y z u v w कोई नंबर है, या इसके पीछे कुछ भी लगा दो, कोई कितने भी डिजिट्स लगा दो, और कोई ऐसा नंबर है और w यहाँ पे 0 1 6 5 कुछ भी है, तो ये नंबर टू द पावर एनी नंबर का यूनिट डिजिट वही होगा, w ही होगा। मतलब ये अगर 0 है यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, अगर 1 है तो 1 हो जाएगा। मतलब नंबर एंडिंग विद डिजिट्स 0 1 6 5 when it will raise to any power, the unit digit of that power will be respective number। तो ये ध्यान रखना, ये 4 नंबर हो, 2 odd numbers have 36 factors। अब ये 36 factors जैसे ही आए तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 36 फैक्टर है। अच्छा, इसका मतलब है कि n इक्वल टू 2p 3q 7r है, तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आए, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1, तो 36 फैक्टर है। तो वो जो नंबर है इसमें p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, n इक्वल टू 2p 3q इंटू 7 का फैक्टर कितने होंगे, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। यहाँ पर n को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया तो उसके फैक्टर इतने हो जाएंगे। फिर HCF दीज टू नंबर्स इज 2 2 5, HCF 2 2 5 है, मतलब इन दोनों नंबर में ये 2 2 5 कॉमन है। 2 2 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये आएगा 9 into 25। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल LCM ऑफ दीज टू नंबर्स इफ द पावर ऑफ एनी प्राइम फैक्टर इन दीज टू नंबर्स इज नॉट मोर देन 3। अब पावर जो है p q r जो है 3 से ज्यादा है नहीं, पावर p q r 3 से ज्यादा है नहीं, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर LCM ऑफ दीज टू नंबर्स पूछ रहा है। अपने पास 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स में पहले से ही है। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर कितने फैक्टर है, 9 फैक्टर पहले से ही है। अब 4 फैक्टर और मतलब 27 फैक्टर्स और रिमेनिंग हो रहे हैं, और या दो नंबर या एक क्यूब, एक कोई नंबर का क्यूब मिसिंग है इसमें से, तो अपने पास टोटल 36 फैक्टर हो जाएंगे, कहने का मतलब है। अच्छा, अदर पॉसिबल नंबर जो प्राइम फैक्टर्स के रूप में ऐड किए सकते हैं वो क्या है, 7 11 13 है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो
एक अपने पास 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, तो एक तो आप 3 टू पावर क्यू जैसे रेज करते हो तो 4 इंटू 3 12, तो एक और नंबर का स्क्वायर छूट रहा है। तो नेक्स्ट नंबर अपने पास 7 है, क्योंकि वो नंबर ऑड है तो 6 हो नहीं सकता है, तो 7 है, तो 7 पर स्क्वायर करेंगे तो टोटल फैक्टर देखोगे आप इसमें तो 9 इंटू 3 इंटू 3 36 हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो है आप दूसरा नंबर सोचोगे 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यू करने का, 5 क्यू भी मिल रहा है क्या, 5 क्यू में 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यू करते 12। ठीक है, तो फिर अपने को एक स्क्वायर और चाहिए, तो फिर इंटू 11 स्क्वायर कर सकते थे, 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यू इंटू 11 स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन अब 5 क्यू इंटू 11 स्क्वायर करने कंपेरेटिवली अगर दो नंबर और मल्टीप्लाई कर दें, 13 इंटू 11 कर दें, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है, तो 11 इंटू 13 जो है 5 इंटू 11 स्क्वायर से कम होगा, तो इसीलिए वो मिनिमम 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 11 हो जाएगा। तो ये दो नंबर जो हैं 3 क्यू इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 11, ये मिनिमम नंबर होंगे, तो इनका एलसीएम जो है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 क्यू इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 13, जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम हो जाएंगे। इसमें 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 अगर लेते हैं तो 11 स्क्वायर ऐड करना पड़ता, तो 5 इंटू 11 स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाता है 11 इंटू 13 से, 11 इंटू 13 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएंगे फैक्टर। अगर 5 ऐड करते तो स्क्वायर का टर्म ऐड करना पड़ता है 11 स्क्वायर का, और 5 में मल्टीप्लीकेशन तो करना ही पड़ता। तो 11 13 चूंकि 11 15 से कम है तो अपने को मिनिमम नंबर चाहिए, इसीलिए इसमें 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 13 इंटू 11 किया है। अब 3 नंबर यहीं पे रहता है, 2 ऑड नंबर्स के जगह 3 ऑड नंबर्स पूछता है यहाँ पे, 3 ऑड नंबर्स। तो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या होता है जिसके 36 फैक्टर ये होते हैं, सेम एचसीएफ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर के, 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यू इंटू 7 स्क्वायर। अब ये तीसरे नंबर में भी आप 7 यूज कर सकते हो, क्यों इसमें नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि 7 यूज करते हैं दूसरे नंबर में तो 7 एक फैक्टर हो जाता, अपने पास फैक्टर तो यही एचसीएफ वायलेट हो जाता। फिर और तीसरे नंबर के लिए अगर तीनों नंबर के लिए पूछ रहा है तो इसमें जो है आप 7 स्क्वायर यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि दूसरे में 7 नहीं है तो तीसरे में कर सकते हो। अगर 3 नंबर पूछता तो ये तीसरा नंबर होता, 4 नंबर पूछता तो ये चौथा नंबर होता। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 2 ऑड नंबर ना हो कि इवन नंबर है, या 2 नंबर्स रहे, 2 ऑड नंबर ना हो कि 2 नंबर है कोई सा, तो कोई सा 2 नंबर है, तो इसमें अब 2 का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो पहला 2 क्यों हो जाता 36 फैक्टर के लिए, फिर दूसरा 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर होता, तीसरा 3 स्क्वायर इंटू 5 7 स्क्वायर होता है, ऐसे। तो ये एलसीएम एचसीएफ और नंबर ऑफ फैक्टर्स को मिक्स करता हुआ एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आप रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हैं, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये आप खुद से ट्राई करना, सॉल्व कर सकते हो क्या, सॉल्व नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Like, subscribe my channel for updates and new videos.